गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावर आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ। और फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार हमारे 14 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और 15th चैप्टर हम इन दिनों पढ़ रहे हैं उपचारार्थ भोजन यानी थेराप्यूटिक डाइट। थेराप्यूटिक डाइट में आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। कब्ज एक बीमारी है और हम इस वाले चैप्टर में अब बीमारियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज के लेक्चर में जिस बीमारी के बारे में हम पढ़ेंगे वो है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। जब शरीर में एक निश्चित समय के बाद भी मल पड़ा रहता है, मलाशय जो होता है हमारा, जो पाचन तंत्र का सबसे आखिरी वाला एनस के जस्ट पहले जो एक पार्ट है रेक्टम यानी मलाशय, उसमें मल इकट्ठा रहता है और जब क्रमानुकुंचन गति होती है तो गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। तो अगर एक निश्चित समय के बाद भी मल शरीर में पड़ा रहता है तो वो कड़क हो जाता है और फिर उसको उत्सर्जित करने में, त्यागने में बहुत कठिनाई होती है। और जब उसको त्यागता कोई भी व्यक्ति के जब कब्ज हो रही है और वो त्याग रहा है तो उस समय उसके जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है अंदर वाले पार्ट में, वो टूट फूट जाती है, उसमें से रक्त भी निकलने लगता है। और ये जो कष्टदायक मल विसर्जन है, ये जो एक ऐसी कंडीशन कि मल बहुत टाइम तक बड़ी आंत के मलाशय वाले भाग में पड़ा रहा, पड़े पड़े रहने से वो कड़क हो गया, कड़क होने से मल विसर्जित नहीं हुआ, आगे खिसक नहीं पाया। और जब वो विसर्जित होता है तो उसके आसपास में जो सबसे अंदर वाली झिल्लियाँ होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन श्लेष्मिक झिल्ली, वो फट जाती है, कट जाती है, उसमें से ब्लड निकलने लगता है। और ये कष्टदायक जो मल विसर्जन है, ऐसी स्थिति को हम कॉन्स्टिपेशन या कब्ज कहते हैं। इसमें सब टॉपिक है कब्ज के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन में ये है कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं और ये जो प्रकार हैं ये भी उनकी कंडीशन के अनुसार है कि अगर कोई व्यक्ति है वो कम क्रियाशील है तो उसको कॉन्स्टिपेशन होएगा, या फिर उसको हिलना डुलना मना है, उसका ऑपरेशन वगैरह हो रखा है, लंबी बीमारी हो रखी है, या फिर गर्भावस्था में है। तो इन सब कंडीशंस के कारण ही कब्ज जो हैं वो 3 वर्गों में विभाजित किए गए हैं। जैसे एक पहला है एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन। एटॉनिक कब्ज में मांसपेशियों का लचीलापन कम हो जाता है। तो मांसपेशियों का लचीलापन, अगर कोई बीमारी है, आदमी उठ बैठ नहीं सकता, हिल डुल नहीं सकता, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकता, तो उस समय मांसपेशियों का लचीलापन कम हो जाता है। और मांसपेशियां जब लचीली कम होती हैं तो मल विसर्जन जो है वो नहीं हो पाता क्योंकि वो आगे खिसक ही नहीं पाता। तो एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन। दूसरा है अवरोधात्मक कब्ज। अवरोधात्मक जो है ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन। ऑब्स्ट्रक्टिव में जो कोलन वाला पार्ट होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत, उसके 7 भाग होते हैं, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, और उसके बाद में सिग्मोइडल कोलन, पेल्विक कोलन। तो बहुत सारे पार्ट होते हैं। जो कोलन वाले पार्ट हैं इसमें, तो वो बड़ी आंत का कोलन पार्ट बहुत वीक यानी कमज़ोर हो जाता है और वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसकी मांसपेशियां फैल और सिकुड़ नहीं पाती। अगर फैलना और सिकुड़ना किसी भी चीज़ का नहीं होगा, मांसपेशियां फैलेंगी सिकुड़ेंगी नहीं, तो कोई भी चीज़ आगे नहीं खिसक सकती है। तो मल विसर्जन के लिए, रेक्टम से बाहर निकलने के लिए, रेक्टम की जो मांसपेशियां हैं और बाकी पूरी बड़ी आंत का जो कोलन है उसमें फैलना और सिकुड़ने वाली कंडीशन होनी चाहिए, वैसी क्रियाएं होनी चाहिए। लेकिन अवरोधात्मक कब्ज में कोलन की जो मांसपेशियां हैं, बड़ी आंत का एक भाग है कोलन, उसकी मांसपेशियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर होने से उसका फैलना और सिकुड़ना बंद हो जाता है और मल का आगे खिसकना भी कम हो जाता है, उससे कब्ज हो जाती है और वो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। तीसरी तरह का जो कब्ज होता है वो है स्पैस्टिक कॉन्स्टिपेशन, स्पैस्टिक कब्ज। स्पैस्टिक कब्ज में जो बड़ी आंत की तंत्रिकाएं हैं, बड़ी आंत में जो तंत्रिकाएं पाई जाती हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं,
वो बहुत ज़्यादा कार्य नहीं कर पाती। वो निष्क्रिय होने से जो बड़ी आंत की दीवार की कोशिकाएं हैं, दीवार जो बड़ी आंत के अंदर की जो दीवार है उसकी जो कोशिकाएं हैं उनकी रचना में परिवर्तन आ जाता है, और वो रचना में परिवर्तन जो है वो मल को आगे खिसकने नहीं देता है। और अगर खिसकता है तो बहुत ही पीड़ादायक संकुचन होता है। जब भी फैलता और सिकुड़ता है तो उस व्यक्ति को जिसके कब्ज है उसको फील होता है कि वहाँ कष्ट हो रहा है, तो ये पीड़ादायक संकुचन होता है स्पैस्टिक कॉन्स्टिपेशन में। तो कॉन्स्टिपेशन कब्ज तीन तरह के हुए, एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन जिसमें मांसपेशियां लचीलापन खो देती हैं, अवरोधात्मक ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन जिसमें कि कोलन की मसल्स वीक हो गई हैं और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पा रही हैं, और स्पैस्टिक कॉन्स्टिपेशन उसमें जो बड़ी आंत है लार्ज इंटेस्टाइन उसकी जो नर्व्स है तंत्रिकाएं वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती हैं और उसके अंदर की रचना में परिवर्तन हो जाता है और मल आगे नहीं खिसक पाता और पीड़ादायक संकुचन होते हैं। नेक्स्ट इसका सब टॉपिक है कब्ज के कारण, कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के ढेरों कारण हैं कि कॉन्स्टिपेशन कई कारणों से हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन बड़ी बीमारी को न्योता दे सकती है अगर कई दिन तक कब्ज रह जाता है तो कब्ज जो है वो कई कारणों से होता है, जैसे अनियमित शौच के कारण, इरेग्युलर अगर कोई शौच जाता है उसके टाइमिंग्स पूरे उसको नहीं पता कि कभी 8 बजे जा रहा है, कभी 6 बजे जा रहा है या फिर कभी नहीं जा रहा है, तो अनियमित शौच के कारण हमेशा कब्ज होती है। फिर अपर्याप्त जल के कारण, जो भी आपको 6 से 8 गिलास पानी प्रतिदिन कह रखा है, अगर उतना नहीं पी पाते हैं, मतलब अगर जल नहीं पी रहे हैं तो दूसरी चीज़ कोई जूस है, सूप है, कुछ और चीज़ भी ले सकते हैं। तो अगर पर्याप्त जल नहीं होता है तब भी शौच हो जाता, तो तब भी शौच पूरा नहीं हो पाता, मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और अगर रेगुलर एक्सरसाइज नहीं होती, आप हाथ पैर पूरी बॉडी उसको अगर आप एक्टिव नहीं रखोगे तो बड़ी आंत जो है वो भी निष्क्रिय टाइप हो जाती है और उसमें काम नहीं हो पाता है और मल आगे नहीं खिसक पाता। तो नियमित एक्सरसाइज से आंतों की जो पेशियां हैं बड़ी आंत की, वो उन पेशियों की क्रियाशीलता बनी रहती है। अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो क्रियाशीलता खत्म हो जाती है और मांसपेशियों का फैलना सिकुड़ना बंद हो जाता है और मल आगे नहीं खिसक सकता और कब्ज की स्थिति उस व्यक्ति को हो जाती है। या फिर कुछ लोग जो हैं वो जुलाब और एनीमा बहुत अधिक लेते हैं कि इजी डिफिकेशन हो जाएगा, आराम से पेट की सफाई हो जाएगी, तो जुलाब ले लो या एनीमा लगवा लो। लेकिन जो बहुत ज़्यादा जुलाब और एनीमा का यूज़ करते हैं तो वो जो नेचुरल प्रोसेस होता है कि भाई खाना खाने के बाद में, एक्सरसाइज के बाद में पानी पी लिया, सो लिए, रेस्ट कर लिए, उसके बाद में एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि जो हमने खाना खाया है उसका पाचन हो गया, उसका अवशोषण हो गया, उसका मेटाबॉलिज्म हो गया, जो वेस्ट है वो सारा बड़ी आंत में चला गया। बड़ी आंत के सारे 7 भाग में असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइडल कोलन, पेल्विक कोलन, फिर रेक्टम में आ गया। अब रेक्टम से बाहर निकलना है तो वो जो एक नेचुरल प्रोसेस है वो जुलाब और वो नहीं लेने के, मतलब वो ज़्यादा लिया तो नेचुरल प्रोसेस जो है वो शरीर भूल जाता है और फिर वो कब्ज को न्योता दे देता है। उसके अलावा जो अपने भोजन में डाइटरी फाइबर ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, मतलब कच्चे सलाद है या फिर चोकर वाली रोटी है, छिलके वाली दालें हैं, तो जो डाइटरी फाइबर कम खाते हैं तो उनके बड़ी आंत में क्रमानुकुंचन गति जो होती है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वापस से वही मांसपेशियों का सिकुड़ना और फैलना, तो डाइटरी फाइबर कम खाने से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी क्रमानुकुंचन गति बहुत कम हो जाती है और क्रमानुकुंचन का गति कम होने से मल आगे नहीं खिसक पाता है। उसके अलावा अगर शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो विटामिन डी की कमी भी जो बड़ी आंत की मांसपेशियां हैं उसको निष्क्रिय कर देती है और बड़ी आंत की अगर मांसपेशियां निष्क्रिय हो रही है तो मल आगे नहीं खिसक सकता। फिर एक और पॉइंट है, एक और कारण है कि अगर हम बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं, अगर असंतुलित आहार खाते हैं तो हमें पर्याप्त रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल ये हमको नहीं मिल पाते हैं और ये सब अगर नहीं मिलेंगे तो भी व्यक्ति को कब्ज हो जाता है।
कई बार ऐसा होता है कि बहुत अधिक बार अगर कोई मल गया है और उसमें पोटेशियम विसर्जित हो गया, मतलब मल के साथ पोटेशियम विसर्जित हो जाता है, तो उस वक़्त उसके बाद भी ऐसा होता है, कई बार डायरिया के बाद भी एकदम कॉन्स्टिपेशन होता है कि बहुत बार मल विसर्जित हुआ है और मल के साथ में बहुत अधिक पोटेशियम शरीर से विसर्जित हो गया है, तो पोटेशियम अधिक विसर्जित होने के कारण भी शरीर में कब्ज हो जाती है। या फिर कुछ लोग मिर्च मसाले वाला, सुगंधित वाला खाना, तला भुना ऐसा वाला खाना, मीठा खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो भी व्यक्ति को कब्ज हो सकता है। जो बासी खाना, सड़ा गला खाना खाते हैं उनको भी कब्ज हो सकता है। जो अधिक बीड़ी सिगरेट शराब पीते हैं उनको भी कब्ज हो जाता है। जो बहुत टेंशन में रहते हैं, मानसिक चिंता वगैरह करते हैं, उनको भी कब्ज हो जाता है। जिनको पूरी नींद नहीं लेते हैं, जो 6 से 8 घंटे की नींद होती है, भरपूर नींद नहीं लेते हैं, उनको भी कब्ज हो सकती है। जो चाय कॉफ़ी अधिक लेते हैं उनको भी कब्ज होती है। और स्थान परिवर्तन से भी कब्ज होती है कि अगर हम एक जगह से दूसरी किसी सिटी में, शहर में, देश में, विदेश में जाते हैं, तब भी कई बार जो बॉडी है वो अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है और कब्ज हो जाती है। तो कई सारे कारण हैं कॉन्स्टिपेशन के पैदा होने के। नेक्स्ट जो टॉपिक हम सब टॉपिक ले रहे हैं वो है कब्ज के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जब हो जाता है व्यक्ति को, तो कौन से ऐसे लक्षण उसको शरीर में दिखाई देते हैं? बेचैनी रहती है, कॉन्स्टिपेशन के जो रोगी है उसको बेचैनी रहती है, उसको सिर दर्द रहता है। कब्ज के रोगी को चक्कर आते रहते हैं, उसको भूख नहीं लगती, उसके गैस पैदा रहती है, पेट में गैस होती है, सिर में चढ़ जाती है, उसको खट्टी डकारे सी होती है और परेशानी होती है, पेट फूल जाता है, उसका काम में मन नहीं लगता, उसके जबान के ऊपर एक सफ़ेद सी परत जमा हो जाती है और फिर मल के साथ रक्त भी आता है और श्लेष्मा भी आता है। कई बार मल के साथ रक्त और श्लेष्मा यानी म्यूकस भी आ जाता है। इन सबको होने के कारण जो न्यूट्रिशनल जो डिफिशियंसीज है, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं वो भी कब्ज में हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग भी कब्ज में हो जाते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक है कब्ज का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज जब हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसको क्या उपचार, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? पहला है उसको, अब जैसे जो कारण है उनको निवारण करते रहो तो उसका उपचार हो जाएगा। नियमित व्यक्ति को नियमित व्यायाम करना चाहिए, व्यक्ति को नियमित शौच की आदतें डालनी चाहिए और अपने शरीर को चुस्त और क्रियाशील बनाए रखना चाहिए। व्यक्ति को जो भी कब्ज से पीड़ित है उसको मानसिक चिंताएं दूर करनी चाहिए, नींद पूरी लेनी चाहिए। चोकर सहित रोटी, जो चोकर सहित आटा होता है ना, मतलब अपन को छानना नहीं है, जो उसका जो तुस जिसको बोलते हैं, तो चोकर आटे में ही रहने देना है, तो चोकर सहित वाली रोटी खानी है। उसके बाद में पूरे दिन भर 6 से 8 गिलास तो वो पानी 8 से 10 गिलास तो उसको पानी पीना ही है, लेकिन सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास पानी पीना है या फिर गुनगुने पानी में नींबू डाल के पीना है। सुबह और शाम ताज़े जो एनवायरनमेंट है, हवा, उसमें टहलना चाहिए। फिर उनको सलाद खाना चाहिए कच्चे फ्रूट मतलब पकाया हुआ नहीं हो गैस पे, बस फ्रूट को काटा और खा लिया, एप्पल है, ऑरेंज है, कोई सा भी फ्रूट, और केला नहीं खाना चाहिए। और उसके अलावा वेजिटेबल्स जो हम कच्ची खा सकते हैं, मूली है या फिर गाजर, कुकुम्बर, ककड़ी, प्याज, टमाटर, जितनी जो कच्ची सब्जियां हम खा सकते हैं उनको हमको खाना चाहिए। और इसबगोल की भूसी ले सकते हैं और कुछ पेय पदार्थ हमको भरपूर मात्रा में लेने चाहिए, जिससे कि शरीर में जब छिलके वाली चीज़ें जाए और पानी जाए तो कम से कम मल का आकार और आवृत्ति बढ़े, जिससे कि शरीर में कब्ज दूर हो।
और भरपूर पेय पदार्थ में छाछ, शिकंजी, फ्रूट जूस ये सब हम लेते हैं। अब इस कब्ज के उपचार का ही ये पार्ट है कि कब्ज में पोषक तत्वों की मांग। जब हम उपचार वाला अगर कोई क्वेश्चन आता है कब्ज का उपचार, तो ये लिखने के बाद में हमको पोषक तत्वों की मांग भी इसी में लिखना है। अलग से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर कई बार कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कब्ज में कौन कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, कब्ज में कौन कौन से पोषक तत्वों की दैनिक आवश्यकता होती है। तो कब्ज में पोषक तत्वों की जो मांग है वो कुछ इस तरह से है कि ऊर्जा की मांग तो ये होती है कि जो भी व्यक्ति जो कब्ज से पीड़ित है उसकी आयु, उसका लिंग, उसकी क्रियाशीलता के अनुसार उसको ऊर्जा देनी चाहिए जैसे नॉर्मल में होता है। और प्रोटीन उसको 60 से 80 ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए कब्ज से पीड़ित व्यक्ति को। कब्ज से पीड़ित व्यक्ति को वसा पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए, ज़्यादा नहीं देना है, थोड़ा कम ही देना है उसको। और मिनरल्स, खनिज लवणों में पोटेशियम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो पोटेशियम की कमी को दूर करने के लिए उसको पोटेशियम ज़्यादा लेना चाहिए। मतलब सब्जियों के सूप, जूस, इन सब के द्वारा व्यक्ति को पोटेशियम की कमी उसकी पूरी करनी चाहिए। और फिर कब्ज से पीड़ित व्यक्ति को विटामिन बी और सी इंक्रीज कर लेना चाहिए। विटामिन बी और सी को उसको ज़्यादा लेना चाहिए। विटामिन सी तो फ्रूट के जूसेस वगैरह में मिल जाएंगे और विटामिन बी अनाजों से और चीज़ों से मिल जाते हैं। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे ज़्यादा हम रेशेदार पदार्थ लेंगे, मतलब पॉलीसेकेराइड जिसको सेल्यूलोज बोलते हैं। तो सेल्यूलोज वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमको कब्ज से पीड़ित व्यक्ति को देना है। मतलब हमको सब्जियों का सलाद देना है, कच्चा सलाद, फ्रूट्स वगैरह देने हैं, तो रेशे उसके शरीर में पहुंच जाएंगे। चोकर वाली रोटी देनी है, छिलके वाली दाने देनी है, साबुत दालें देनी है। इस तरह से जब हम कार्बोहाइड्रेट ये देंगे रेशे वाला, तो ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ेगा लेकिन उसके मल का आकार बढ़ जाएगा, जिससे कि मल विसर्जन में टाइम नहीं लगेगा और कब्ज से वो दूर हो जाएगा। और लास्ट है जल या पेय पदार्थ। जल हमको 8 से 10 गिलास पानी हमको पीना ही है। तो जिनको भी कब्ज हो रखी है वो 8 से 10 गिलास पानी या उससे भी ज़्यादा जल वो ले सकते हैं। और अलग से पेय पदार्थ छाछ, नींबू की शिकंजी या फिर लस्सी या फ्रूट जूस, ये सब जो हैं वो उसको लेना चाहिए। और सुबह सुबह गुनगुने पानी में नींबू भी डाल के पीना चाहिए। लेकिन चाय और कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। चाय और कॉफ़ी कब्ज को मतलब है ना, कब्ज का कारण है, कब्ज को उत्पन्न करते हैं। तो चाय और कॉफ़ी पेय पदार्थ होते हुए भी हमको नहीं लेना है। लेकिन हमको पेय पदार्थ कौन से लेने हैं? छाछ लेना है, फ्रूट जूस लेना है, लस्सी लेनी है, सूप लेना है, पानी लेना है। ये सब जो हैं वो हम लेंगे जिससे कि व्यक्ति की कब्ज दूर हो सके। तो आज जो अभी हमने पढ़ा जिस डिजीज़ के बारे में वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। कब्ज कब हो जाती है? कब्ज जो है वो बड़ी आंत की एक बीमारी है। कि बड़ी आंत की एक्चुअल में ऐसे कोई बीमारी नहीं है, पर बड़ी आंत में जो मलाशय वाला पार्ट है वहाँ मल इकट्ठा रहता है। और अगर मल बहुत दिन तक, मतलब एक निश्चित समय के बाद, आधा दिन, 1 दिन, 2 दिन, तो ऐसे निश्चित समय के बाद भी अगर पड़ा रहता है बड़ी आंत में, मलाशय में, तो वो कड़क हो जाता है, सूखा हो जाता है, उसको निकलने में परेशानी होती है। और अगर वहाँ से निकलता है तो श्लेष्मिक झिल्ली भी वहाँ से फट जाती है, उसमें रक्त आने लगता है। तो जो ये कष्टदायक, पीड़ादायक मल विसर्जन की स्थिति है उसे हम कब्ज या कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। फिर कब्ज के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कि अगर मसल्स में मांसपेशियों का लचीलापन कम हो तो एटॉनिक कब्ज हो जाता है। और अगर कोलन की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं तो अवरोधात्मक कब्ज हो जाता है। और अगर बड़ी आंत की तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं तो स्पास्टिक कब्ज हो जाता है। फिर कब्ज के कई सारे कारण हैं, अनियमित शौच के कारण, या फिर नियमित एक्सरसाइज नहीं करने के कारण, पर्याप्त जल नहीं पीने के कारण, या फिर डाइटरी फाइबर पर्याप्त नहीं लेंगे तो क्रमानुकुंचन गति नहीं होगी, या जुलाब और एनीमा अधिकतर लोग ज़्यादा लेते हैं, या विटामिन डी की अगर कमी होती है तो भी मसल्स जो है वो वीक हो जाती है। और अगर मल के साथ ज़्यादा पोटेशियम निकल गया है तब भी कब्ज हो जाता है। या फिर जो मिर्च मसाले सुगंधी खाना, तला भुना ज़्यादा खाते हैं, बासी खाना खाते हैं,
उनको भी कब्ज हो जाता है, जो पूरी नींद नहीं लेते हैं उनको भी कब्ज हो जाता है, और जो मानसिक चिंता रखते हैं उनको भी कब्ज हो जाता है, जो चाय कॉफ़ी धूम्रपान और शराब लेते हैं उनको भी कब्ज अधिकतर हो जाता है। फिर कब्ज के लक्षण और सिम्टम्स, कब्ज में बेचैनी रहती है, सिर दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, भूख नहीं लगती, गैस हो जाती है, पेट फूल जाता है, और जीभ पे सफ़ेद परत हो जाती है, काम में मन नहीं लगता है, मल के साथ रक्त और श्लेष्मा आती है, और अदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीजेस यानी दूसरी पोषक की न्यूनता जनित मतलब पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियां भी हो जाती हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का उपचार, कब्ज के उपचार के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए, नियमित शौच जाना चाहिए, फिर शरीर को चुस्त और क्रियाशील बनाए रखना चाहिए, मानसिक चिंता से दूर होना चाहिए, नींद पूरी लेनी चाहिए, रेशे लेने चाहिए, रेशेदार पदार्थ लेने चाहिए, चोकर वाला आटा, सलाद, कच्ची सब्जियां, कच्चे फल, भरपूर पानी और भरपूर पेय पदार्थ, इसबगोल की भूसी, और सुबह शाम घूमना, और 8 से 10 गिलास पानी, ये सब कब्ज का उपचार है। और इसी में कंटिन्यूएशन में पोषक तत्वों की मांग इस तरह से है कि ऊर्जा उनकी आयु, लिंग और कार्य के अनुसार देते हैं। प्रोटीन 60 से 80 ग्राम प्रतिदिन, और वसा पर्याप्त देना चाहिए। मिनरल्स में, खनिज लवणों में पोटेशियम की कमी हो जाती है, इसलिए पोटेशियम भरपूर देना चाहिए फ्रूट जूस वगैरह से, और विटामिन में विटामिन बी और सी ज़्यादा देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में रेशेदार पदार्थ ज़्यादा देने चाहिए जिससे क्रमानुकुंचन गति अच्छी हो, और जल और पेय पदार्थ उसको ज़्यादा देने चाहिए। 8 से 10 गिलास पानी और पेय पदार्थ, छाछ, सूप, लस्सी, ये सब ज़्यादा देना चाहिए जिससे कि मल का आकार जल्दी से बढ़ के विसर्जित हो जाए, और चाय और कॉफ़ी नहीं देनी चाहिए। तो इस तरह से ये कब्ज के प्रकार, कब्ज के कारण, कब्ज के लक्षण, कब्ज के प्रकार और कब्ज में पोषक तत्वों की मांग के बारे में था। थैंक यू।